नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम प्लेटू अर्थात पठार की बात करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पठार कहते किसे हैं। तो देखिए, पठार क्या होता है, एक ऐसी भू आकृति होती है जिसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो ऊंचे होते हैं, और ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, समतल होता है। और उसके किनारे वाले जो भाग होते हैं वह क्या होता है, चारों तरफ तो ढलान होता है। और अगर हम भारत के संपूर्ण भूभाग में देखेंगे तो मैदान जो है लगभग 43% है, और उसके बाद फिर पर्वत वाला जो पार्ट है 10.7%, उसके बाद पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वह 13.6%, और जो पठारी क्षेत्र है वह कितना है, तो 27.7% है। तो आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक 43% और पठारी क्षेत्र कितना है, तो लगभग 28% है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पठारी भाग को देखेंगे। तो भारत के पठारी भाग को दो भागों में बांटा गया है, एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा क्या है, तो दक्कन का पठार है। हम मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखेंगे तो मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार जिसमें हजारीबाग का पठार और रांची बाग का पठार आता है। उसके बाद फिर शिलांग का पठार हो गया, जो छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है, जो मालदा गैप द्वारा क्या होता है, अलग होता है। और उसके बाद हम देखेंगे तो नर्मदा रिवर जो होती है वह क्या करती है, इनको अलग करती है, जो हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि है और दक्कन के पठार को। और दक्कन के पठार में आप देखेंगे तो दक्कन का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, उसका महाराष्ट्र का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार आता है। आइए हम इनको विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जो मुख्य रूप से सीमा है। तो देखिए, मालदा गैप क्या है, तो छोटा नागपुर के पठार को और जो हमारा मेघालय का पठार जिसे हम शिलांग का पठार कहते हैं, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। और नर्मदा नदी अगर आप देखेंगे तो यह मुख्य जो हमारा मुख्य रूप से दक्कन का पठार है और मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इनको क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनके निर्माण काल की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, निर्माण काल को याद करने का ट्रिक है कि एक व्यक्ति है, यह क्या करता है, तो कार्बन की सहायता से कोयले को काटता है और उसके बाद क्या कर देता है, तो बोरी से ढक देता है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कार्बन से कोयला काट कर ढक दो। तो यहाँ कार्बन, तो कार्बोनिफेरस युग में क्या किसका निर्माण हुआ, तो कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग में इसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ कोयलों में। उसके बाद फिर जो दक्कन का पठार है, यह लावा के जमने के कारण क्या हुआ, जमे हुए लावा से यह निर्मित हो गया। तो कार्बन से कोयला काट कर ढक दो, तो कार्बन यहाँ पे है, इससे क्या करना है, कोयला काटना है, उसके बाद ढक देना है। तो कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद क्रिटेशियस युग में क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिसके कारण दक्कन के पठार का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से एक लद्दाख का पठार भी आता है, जो भारत का ही हिस्सा है, और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का पठार है। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आप भारत के पठार को देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का पठार हो गया, मेघालय का पठार हो गया, या मध्यवर्ती उच्च भूमि में आते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र पठार, उसके बाद फिर यहाँ काठियावाड़ का पठार हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुख्य रूप से दक्कन का पठार, तेलंगाना, कर्नाटक, और उसका दंडकारण्य का पठार जो हो गया, यह किस में आता है, तो दक्कन के पठार के वाले क्षेत्र में आता है। और लद्दाख का जो पठार है वह क्या है, तो यह इनसे अलग है और सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का पठार है। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड के जो पठार हैं ये ऊपर दिखाए गए हैं, और नीचे दक्कन के प्लेटू जो हैं नीचे दिखाए गए हैं। इन्हें दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा पठार किस क्षेत्र में स्थित है। तो यम्पी गए मालवा के राजा, मालवा के पठार को याद करने का ट्रिक है कि यह किन किन राज्यों में है। तो एमपी से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और मालवा से क्या हो जाएगा, तो मालवा का पठार, और उसके राजा से क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। और यह पठार देखेंगे आप तो उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे दक्षिण में देखेंगे तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में क्या है, तो मालवा का पठार स्थित है। तो मालवा के पठार को याद करने का कौन सा ट्रिक है, तो एमपी गए मालवा के राजा। मालवा के राजा थे जो कहाँ चले गए, तो एमपी चले गए थे। कहाँ से, राजस्थान से गए हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और छोटा नागपुर के पठार की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पठार के नाम के पीछे भी इतिहास छुपा हुआ है, और संभवतः माना जाता है कि
कि जो नागपुर है या प्राचीन काल के जो नागवंशी राजा हुआ करते थे उनके नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे रांची से कुछ दूरी पर चुटिया नामक एक जो मुंडा बहुल गांव है, यहाँ पे मुंडा बहुल गांव है जिसमें नागवंशियों के एक पुराना दुर्ग या खंडहर मौजूद है। और इस गांव के संस्थापक कौन थे? तो चुटिया हाड़म नामक क्या थे? एक मुंडा थे जिनके नाम पर चुटिया नागखंड इसका नाम रखा गया। बाद में क्या हुआ, यह परिवर्तित होकर चुटिया नागपुर हो गया। फिर बाद में उसके बाद में छोटा नागपुर बना। और छोटा नागपुर को हम क्या कहते हैं? तो मुंडाओं का प्रदेश भी कहते हैं। मुंडा जनजाति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और हम जानते हैं कि जो छोटा नागपुर पठार है या किन किन राज्यों में स्थित है। तो देखिए, इससे एक ट्रिक है कि बंगला है या बंगला है, इसके बाहर कई तालाब पाए गए हैं, कई छोटे छोटे झरने पाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाहर देखेंगे तो 32 छोटे झरने हैं। तो बंगले के बाहर जो है 36 छोटे झरने हैं। तो यहाँ पे बंगला हो गया, बंगले के बाहर देखेंगे तो छोटे छोटे क्या हैं? 36 ठो झरने हैं। तो यहाँ पे बंगले से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बाहर से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छोटे से क्या हो जाएगा? तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और झरने से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो छोटा नागपुर पठार किन किन राज्यों में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कौन स्थित है? छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और यह सिंधु गंगा मैदान और दक्षिणी महानदी जो है, मतलब पूर्व में देखेंगे सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में देखेंगे तो महानदी इसके स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार जो है पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। यह झारखंड राज्य का जो अधिकतर हिस्सा है वह, और पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में फैला हुआ है। और उसके बाद देखेंगे तो आप ये झारखंड में मैक्सिमम रूप से फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं तो पारसनाथ, जो पार्श्वनाथ है उसकी जो चोटी है वह छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पे स्थित है पार्श्वनाथ की चोटी जिसे हम कहते हैं। और दामोदर नदी जो है यह क्या करती है? तो इस पठार से होकर बहती है, इसे लगभग बीच से काटती है। उसके बाद हम देखते हैं तो छोटा नागपुर पर जो पठार है वह 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। वह कौन कौन से पठार हैं? तो रांची का पठार हो गया, हजारीबाग का पठार हो गया और कोडरमा का पठार हो गया। तो इनके याद करने का ट्रिक जो है वह क्या है? तो हजारों छोटे ड्रम रांची ले जाना। तो हजारों छोटे छोटे ड्रम थे, इनको कहाँ ले जाना था? तो रांची ले जाना था। तो हजारों से क्या हो जाएगा? हजारीबाग का पठार। छोटे से क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। और रांची से क्या हो जाएगा? जो है रांची का पठार। और ड्रम से क्या हो जाएगा? आप देखेंगे तो कोडरमा। तो ड्रम से डर का अनुभव होता है तो कोडरमा। तो यहाँ पे हजारों छोटे ड्रम रांची ले जाना, तो हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार और रांची का पठार मिलकर क्या बनाता है? छोटा नागपुर का पठार बनाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दंडकारण्य के पठार की चर्चा कर लेते हैं। यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और उसके बाद फिर यह कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा वाले क्षेत्र में हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन राज्यों में क्या है? यह फैला हुआ है मुख्य रूप से। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि एक अंधा व्यक्ति है, यह क्या करता है? अपने डंडे से ही जो क्या करता है? तो अंडों को पकाता है। कितने अंडे पकाता है? तो 36 अंडे पकाता है। तो देखिए, अंधे ने डंडे से तेल में 36 अंडे पकाया। अंडा किस में पकेगा? तेल में पकेगा। तो अंधे ने डंडे से तेल में 36 अंडा पकाया। तो यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अंधे से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और डंडे से क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। तेल से क्या हो जाएगा? तेलंगाना का जो है उसमें स्थित है। 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अंडा से देखेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में और छत्तीसगढ़ में, उसका तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है? दंडकारण्य का पठार स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इससे जो जुड़ा इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, दंडकारण्य का जो पठार है यह पूर्वी मध्य भारत में स्थित है और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और यह क्षेत्र रामायण में बड़ी जो दंडक वन है, जहाँ क्या रहता था? 2 राक्षस दंडक था, उसका निवास स्थान था। तो उसके कारण यह प्रसिद्ध रहा है। तो राम राक्षस को दंड देंगे, एक ट्रिक है। तो राम क्या करेंगे? राक्षस को दंड देंगे। तो रामायण से संबंधित है। कौन सा राक्षस था? तो राक्षस दंडक था। तो यहाँ पे दंडक है। तो दंडक राक्षस से क्या है? यह संबंधित है। और जो दंडक वन हुआ करता था
उसमें यह स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो भारत के तटीय मैदान की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और भारत के जो तटीय मैदान हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इनको भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद।